वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम इरिगेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सिंचाई, नेचुरल इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या है, लिफ्ट इरिगेशन क्या है, फॉलो इरिगेशन क्या है, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये दो व्यू से आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काम आने वाला है। यहाँ हमने नोट्स को जो है आपके लिए इंग्लिश में बना दिया और हिंदी में इसको पूरा हम समझाएंगे। हमने भाषा को बिल्कुल आसान रखा है और ऐसा रखा है कि ताकि आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। चलिए समझते इरिगेशन। इसको परिभाषित इरिगेशन को अगर करें तो कैसे कहेंगे आपको समझाते हैं। देखिए, फसलों की किफायती उपज के लिए पानी के पर्याप्त स्रोत, ठीक है, स्रोत जो होता है सोर्सेस को सही ढंग से प्रयोग करने को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। पानी को लिया और सही ढंग से उसको प्रयोग किया, ठीक है, कम से कम पानी यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हमने इरिगेट किया तो इसको क्या कहेंगे, इरिगेशन को। ऐसे अपनी भाषा में कहें तो फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है। सिंपल है, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इंग्लिश में इसका पूरा डिफिनेशन लिख दिया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन की। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन की अगर बात करें तो इरिगेशन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। कृत्रिम आपको हो गया सिंचाई और प्राकृतिक सिंचाई, ठीक है। अब हम समझते हैं नेचुरल इरिगेशन क्या है। तो नेचुरल इरिगेशन का मतलब होता है जो वर्षा हमारी होती है जिससे मेरी सिंचाई हो जाती है उसको हम नेचुरल इरिगेशन कहते हैं। प्राकृतिक सिंचाई ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक सिंचाई वह है जिसमें सिंचाई के कार्य को बिना किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बनाए प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा, ठीक है। जैसे वर्षा के द्वारा की गई तो ये जो है नेचुरल इरिगेशन का एक अति उत्तम उदाहरण है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल देने की, जैसे बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद आप देखते हैं नदी भर जाती है, उसके आसपास काफ़ी पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी को भी अगर हम जो है ड्रेन बना के अगर हम खेतों तक पहुंचा देते हैं तो ये भी नेचुरल इरिगेशन में ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इरिगेशन यानी कृत्रिम सिंचाई। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला फॉलो इरिगेशन, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। तो आपको ये समझना है कि फॉलो इरिगेशन क्या है और लिफ्ट इरिगेशन क्या है, ठीक है। तो फॉलो इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉलो इरिगेशन का मतलब होता है बहाव, ठीक है। अब फॉलो इरिगेशन को भी दो भागे बांटा गया है, एक को कहते हैं पीरियड और दूसरे को कहते हैं नॉन पीरियड। माने वैसी नदी जो सारा वर्ष आपको बहती रहती है तो वो पीरियड कहलाएगी, और अगर आप जो ऐसी नदी जैसी वर्षा के दिनों में ही बहती है तो वो नॉन पीरियड कहलाती है। तो समझते हैं फॉलो इरिगेशन क्या है, ठीक है। फॉलो इरिगेशन का एक उदाहरण है जैसे नदी से पानी लिया, नदी से पानी नहर में आया, नहर से आने के बाद उसको क्यारी बना के खेतों तक पहुंचा दिया गया, तो ये बहता हुआ पानी जो होगा वो फॉलो इरिगेशन कहलाएगा। लिफ्ट इरिगेशन की अगर बात करते हैं तो जैसे पानी लिफ्ट किया जाए, जैसे कुआं से पानी हमने निकाल के इरिगेशन किया, पंप जो आपको जो है बोरवेल से हमने पानी निकाला, हैंड पंप से पानी निकाला, पंपिंग सेट लगा के मोटर के माध्यम से ज़मीन के नीचे से पानी निकाला या नदी से पानी निकाल के हम खेतों तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। यानी पानी को जब लिफ्ट किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, आपको लिफ्ट इरिगेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है, अब ऐसे अगर बात करें तो देखिए खाइयों द्वारा खेतों में पहुंचाकर की जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लिफ्ट इरिगेशन कहेंगे। आपको समझाया था, खुले कुएं हो, ट्यूबवेल हो, ये सब इसके उदाहरण हैं। पेरिनियल नलमेल हमने आपको जो है बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इंग्लिश में पूरा इसका जो है नोट्स भी तैयार किया है, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए और हिंदी में मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है, फॉलो इरिगेशन क्या है, उसको मैंने आपको समझा भी दिया। साथ ही साथ एग्जांपल भी देके हमने यहाँ समझाया, पूरा नोट्स आपके लिए यहाँ बना दिया है ताकि आप इसको समझिए, ठीक है। पीरियड और नॉन पीरियड भी आपको भी समझा दिया कि वो नदी जो पूरे वर्ष
जिसमें पानी रहता है उससे सिंचाई की जा सकती है, पेरिनियल हो गया। और वैसी नदी जैसे वर्षा के दिनों में ही आप देखे होंगे आसपास आपके नदी होगी जो सिर्फ वर्षा के दिनों में ही वो है, तो उसको हम नॉन पेरिनियल कहते हैं। ये देखिएगा लिफ्ट इरिगेशन का एक उदाहरण है यहाँ पर। इस तरह से पानी जो है फॉलो इरिगेशन ये आपका हो गया। इससे इस तरह नाली के माध्यम से पानी लाके खेतों में बहा दिया जाता है। अगर ये वर्षा से होगी, इस तरह से वर्षा डायरेक्ट हो गई तो नेचुरल इरिगेशन हो गया, और अगर वर्षा से नहीं होती है तो फिर क्या होगा, ये आर्टिफिशियल इरिगेशन होगा। अब बात करते हैं इनके टेक्निकल टर्म्स की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल टर्म्स आना चाहिए उनको। क्यों, किस मेन, जैसे मेन चैनल आपका जो है क्या है, ब्रांच कैनाल क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, एक्सेट्रा। इस तरह से 22 प्रकार के हमने टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी है जो आपके सामने है, और सबके बारे में आपको अच्छे से हम समझाने वाले भी हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैनाल की, ठीक है। तो मुख्य नदी इसको कहते हैं। तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि वह नदी जो हेडवर्क से सीधे पानी प्राप्त करती है उससे हम मुख्य नदी कहते हैं। हेडवर्क से हम सीधे पानी प्राप्त की, ठीक है। ब्रांच हो गया, जो मुख्य नदी से पानी प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रांच। जो नदी मुख्य नदी या किसी अन्य ब्रांच नदी से निकलती है उसे क्या कहते हैं हम, ब्रांच कैनाल, यानी ब्रांच नदी कहते हैं। समझ गए होंगे। अब वो यहाँ पर है ग्रॉस कमांड एरिया। इसको थोड़ा सा समझना है कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस कमांड एरिया का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको रिवर हो गया, हेडवर्क्स है, ठीक है, मेन आपको कैनल हो गया, ब्रांच कैनल हो गया, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, देखिए, ग्रॉस कमांड एरिया उस क्षेत्र का नाम है जिसमें सिंचाई के लिए, पानी पहुंचाने के लिए कोई नदी योग्य क्षमता रखती हो, ठीक है। मतलब कि जो नदी है उससे इतना पर्याप्त पानी आता है कि हम उस एरिया की सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं, तो ये मेरा ग्रॉस कमांड एरिया कहलाता है। समझ गए होंगे इसको। नदी की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो अच्छे से इस टोटल एरिया को अच्छे से सिंचाई कर ले, तो उसको हम ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। अगला मेरा है कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया, देखिए, यह धरती का वह क्षेत्र है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। मतलब जितने एरिया में हम फसलों को उगाएंगे वो मेरा कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वर्क्स या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वर्क्स, ठीक है। वर्क स्रोतों से निकलकर खेतों में सिंचाई करने के लिए बिछाया गया नदियों का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वर्क्स। एक पूरा हम एक जो है नेट जाल बिछाते हैं नदियों का, जिससे हम पानी कैसे निकालते हैं फिर खेतों तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वर्क्स कहते हैं, ठीक है। अगला मेरा पॉइंट है क्रॉप रेशियो। देखिए, दो मुख्य फसलों के लिए जितना एरिया होता है उसके अनुपात को क्रॉप रेशियो कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो है, देखिए यहाँ हमने दिया एरिया आपको है, आपको जो है 4000 हेक्टेयर, मान लेते हैं कि 4000 हेक्टेयर मेरा जो है, जिसमें से आपको 3000 जो है हेक्टेयर आपकी क्या हो गई, 3000 हेक्टेयर आपकी हो गई रब्बी, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो है दो मुख्य फसलों के जो प्राप्त क्षेत्र का अनुपात आपको मैंने बताया, मान लो कि रब्बी की फसल इतना है, ठीक है, इतना हेक्टेयर है, ठीक है, और तथा खरीफ की फसल जो है इतना है, तो उन दोनों का अनुपात आपका क्या होगा, 3:4। तो रब्बी इतना हो गया और खरीफ इतना हो गया, तो इसका अनुपात कितना होगा, 3:4। यही होगा क्रॉप रेशियो। इससे पता चलता है कौन फसल कितनी होती है, रब्बी कितनी हुई, खरीफ कितनी हुई, ठीक है। अब होता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब होता है वन, यह नदी का वास्तव में कुल दिनों के बहाव तथा इसके हिसाब के अनुसार जितने दिनों के लिए विशेष फसल के लिए पानी दिया जाता है, इसका हम अनुपात को क्या कहते हैं, टाइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अगला मेरा है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर का मतलब होता है
या नदी के किसी स्थान पर औसतन बहाव तथा इसे उसी स्थान पर कुल सप्लाई का जो बहाव होता है उसका क्या है, अनुपात है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। औसतन तथा इसके फुल जो होता है, फुल सप्लाई, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, रेशियो को क्या कहेंगे, कैपेसिटी फैक्टर। कितनी कैपेसिटी है उसकी। जो भी टेक्निकल टर्म आपको समझा रहे हैं वो याद होने चाहिए। अब हेडवर्क्स, हेडवर्क्स किसको कहते हैं? हेडवर्क्स का मतलब होता है ये नदी के ऊपर, ठीक है, इसको डिफाइन अगर करें तो यह नदी के ऊपरी ओर ढांचे से या स्रोत पर पानी की गहराई का नाम है। नदी के ऊपर कुछ बना दिया गया, जितना ऊंचा बना वहां से लेकर नीचे तक की जो टोटल हमारी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, हेडवर्क्स कहलाएगा। ठीक है। अवेलेबल हेडवर्क्स का मतलब होता है, अवेलेबल हेड का मतलब क्या होता है, अगला है अवेलेबल हेड। अवेलेबल हेड का मतलब होता है यह पानी की सप्लाई तथा वितरण के लेवल में अंतर का नाम है। पानी की सप्लाई कितनी आई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, अवेलेबल हेड। ठीक है, हेडवर्क्स तो हो गया, उसकी गहराई टोटल ऊपर तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरा, और इसका मतलब कि पानी कितना आया और कितना खर्च हुआ। डेल्टा अगला पॉइंट है मेरा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब कैसे डिफाइन करेंगे उसको, यह फसल को दिए गए पानी की कुल मात्रा को जितने क्षेत्र में दिया गया है से भाग करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार पानी की मात्रा सीधे फसल के क्षेत्र पर निर्भर करती है, इसे सेंटीमीटर में नापा जाता है। आप समझ गए होंगे, ये फसल में जितना पानी दिया जाता है कुल मात्रा, ठीक है, और जितने क्षेत्र में दिया गया उसे भाग करके ये प्राप्त किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अगला पॉइंट है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है यह नदी से प्राप्त करके फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पानी की उपयुक्त दक्षता को कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह सींचे गए, मतलब जितना सिंचाई एरिया का हुआ है क्षेत्र तथा प्रयोग किए गए पानी का जो रेशियो है, नाता है, उसका है। इसे हेक्टेयर प्रति मीटर, इसे हेक्टेयर प्रति घन मीटर प्रति सेकंड में दर्शाया जाता है। ये क्या कराएगा मेरा, ड्यूटी। अगला पॉइंट है मेरा वेस्ट पीरियड। वेस्ट पीरियड किसे कहते हैं, यह फसल के जब बीज दिया जाता है पहला पानी और फसल के पकने के दिए गए अंतिम पानी के बीच बीते हुए समय को बेस्ट पीरियड कहते हैं। तो बेस्ट पीरियड का मतलब यह होगा कि जैसे सबका पहला पानी हमने दिया मार्च में और दूसरा पानी दिया मई में, तो पहला पानी जो दिया मार्च में और दूसरा दिया मई में, तो इसको दोनों को पीरियड को हम क्या कहेंगे, बेस्ट पीरियड। यानी फसल का पहला पानी और अंतिम पानी को हम क्या करते हैं, उसको बेस्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पीरियड आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज डिफाइन करना हो बेस्ट पीरियड क्या है, तो आपको उसको समझाना होगा। ठीक है, फसल में दिए गए पहला पानी और अंतिम पानी का जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड को बेस्ट पीरियड करते हैं। ठीक है, अगला मेरा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो जो मेरा ड्रेनेज वर्क बने होते हैं उनके ऊपर से कोई नदी अगर क्रॉस करती है, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं कि यह इंजीनियरिंग की उस काम का नाम है। ठीक है, आप यहाँ समझ गए होंगे। तो इसको ऐसे डिफाइन हम करेंगे कि यह इंजीनियरिंग के उस काम का नाम है जिसे निर्माण किसी आगे ले जाने वाली नदी को किसी नदी द्वारा सुरक्षित पार करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि इसका निर्माण ड्रेनेज को पार करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ, नदी बनी ऊपर से, फिर उसको पार करके ले जाया गया, तो इसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का मतलब होता है जब कोई जो है रिवर बहुत चौड़ी हो तथा हेडवर्क्स वहाँ पर हेडवर्क बनाया जाना हो, बहुत चौड़ी और हेडवर्क बनाया जाना हो, तब नदी में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह सुधार गाइड बैक तथा गाइड बैक, स्पोर्ट आदि के रूप में होते हैं। ठीक है, सुधार कार्यों का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इसी को कहते हैं। ठीक है, हेडवर्क्स यहाँ समझ गए। ट्रेनिंग का मतलब कि जब हमको कहीं कुछ बनाना हो और नदी ज़्यादा चौड़ी हो तो उसमें सुधार करना होता है, तभी जाके वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना पाते हैं हम। अगला मेरा हेडवर्क्स। हेडवर्क्स का मतलब होता है नदी के निकलने वाले स्थान, यानी हेड पर जहाँ से पानी को नदी में सिंचाई के लिए बहाया जाता है। ठीक, वो पॉइंट जहाँ से नदी में को जहाँ से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है सिंचाई के लिए,
वहां पर बनाए जाने वाले कामों को हेडवर्क कहते हैं। वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन बनते हैं उसको हेडवर्क कहलाते हैं। पानी से रिलेटेड, मतलब वहां पर पानी इकट्ठा किया, कैसे वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे खेतों तक पहुंचाना है, इसको हम क्या कहते हैं? हेडवर्क कहते हैं। ये मुख्य नदी से पानी लेते हैं। रेगुलेटर, आप समझते होंगे रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि नदी के पानी के बहाव को नियमित करने के लिए बनाए गए ढांचे को रेगुलेटर कहते हैं। मतलब कम पानी देना है, ज़्यादा पानी देना। आप देखे होंगे बहुत सारे नहर नदी में आप जाएंगे तो देखेंगे शटर लगे होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। एक शटर खोला गया, ज़्यादा पानी हो तो 2 शटर खोला गया, 3 शटर खोला गया, तो ये रेगुलेट करते हैं पानी को। ठीक है, तो ये जो रेगुलेट करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। ये बने होते हैं। स्पिलवे, स्पिलवे का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पानी है तो उसको किसी वियर या कंड्यूट में बहाव का जो रास्ता होता है उसको स्पिलवे कहते हैं। एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए जो रास्ता बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको स्पिलवे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है कंड्यूट में या फिर वियर में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको स्पिलवे हो गया। अब हो गया वियर। वियर का मतलब होता है नदी में आर पर बनाया गया अवरोध, बैरियर है। यह ईंटों, पत्थरों तथा कंक्रीट से बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई कम होती है ताकि नदी के में जो नदी मेन स्रोत से नदी में पानी प्राप्त होगा तो उसके लेवल को ऊंचा किया जाए, ऊंचा उठाया जा सके। यह पानी के बहाव में एकदम बिल्कुल 90 डिग्री समकोण में बनाई जाती है। ठीक है, वियर ये क्या करता है? पानी जिसे सोलो आ रहा है तो एक दीवार बनाते हैं, इतनी ऊंचा नहीं बनाते कि उसको पानी पार न करे, सिर्फ एक अवरोध पैदा करते हैं ताकि पानी में फोर्स आ जाए। इसको हम क्या कहेंगे? वियर कहते हैं। इसको अच्छे से सब पॉइंट को समझते जाना है। मैंने यहाँ इंग्लिश में नोट्स बनाया, आपको हिंदी में समझाते जा रहे हैं। काफ़ी मेहनत से ये लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया है। आशा करेंगे कि आप लेक्चर को पूरा देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगला मेरा पॉइंट है सिल्ट लोड। सिल्ट लोड क्या है? तो सिल्ट लोड को से समझिए कि नदी जब आती है तो अपने साथ बालू भी लाती है। बालू लाती है, बालू के साथ जब बालू लाती है तो जो है नदी के बेस में बालू होते हैं तो उनको ढोना भी पड़ता है नदी को। तो आसान शब्द में यह करें कि वह लोड जो नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है और जो है साथ साथ किनारे से भी टकराती है, तो वो पूरा लोड जो बालू को बहाने में सक्सेसपूर्वक ले जाने में लगता है उसको हम सिल्ट लोड कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नदी जो दरिया से निकलती है पानी के साथ काफ़ी मात्रा में रेत भी लाती है। यदि नदी में पानी के बहाव की गति किसी विशेष नॉन स्कविंग गति से अधिक हो तब नदी के बेट तथा किनारों से भी रगड़ द्वारा मिट्टी बह जाती है। नदी द्वारा पानी के साथ ले जाने वाली रेत की मात्रा को की लोड को क्या कहते हैं? सिल्ट लोड कहते हैं। ये बता भी दिया था हमने। अगला पॉइंट है मेरा अप्रोन। एप्रॉन, एप्रॉन का मतलब होता है ये वियर या की निचली ओर नदी के बेड पर बनाया गया फर्श है, उसको क्या कहते हैं? एप्रॉन कहते हैं। यह नदी उठ न सके, ठीक है, यह बेड को खुरसने से ही बचाता है। यह बियर के ऊपरी ओर बनाया जाता है जो एक पक्की परत का काम करता है। जब इसको बियर के दोनों ओर बनाया जाता है तब यह बियर को पाइपिंग एक्शन से बचाता है, इसको हम क्या कहेंगे? एप्रॉन कहते हैं। एप्रॉन का मतलब यह कि वियर के निचली ओर नदी के बेड पर बनाया गया फर्श क्या कहलाता है? एप्रॉन कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है यहाँ पर ड्यूटी ऑफ वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर है क्या? तो ड्यूटी ऑफ वाटर किसको कहते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं आपको ड्यूटी ऑफ वाटर। क्रॉस ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी, इकोनॉमिकल वाटर ड्यूटी और डेसिग्नेटेड ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी क्या है हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला है निकालने का, आपको यहाँ पर हमने बना दिया है, वो बताने वाले हैं आपको। ठीक है, पहले समझते हैं ड्यूटी क्या है। निर्धारित दिनों में जो फिक्स डेज होते हैं किसी औसतन इकाई बहाव द्वारा सिंचित किया गया क्षेत्र ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, फिक्स दिनों में जो औसतन बहाव द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्र क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ वाटर कहलाता है। या किसी क्षेत्र में पानी की गहराई होती है तथा इससे हेक्टेयर सिंचाई किया गया, कितनी पानी की गहराई रही, इसको किसमें नापते हैं हम? इसे हेक्टेयर प्रति घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। हेक्टेयर प्रति घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पर देख लीजिएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, किसका क्या मतलब है लिख दिया है। वेयर डेल्टा बराबर हो गया डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप इन मीटर, पानी की गहराई रिक्वायर्ड क्रॉप में। बी बराबर होता है बेस पीरियड ऑफ डेज। डी बराबर होता है ड्यूटी ऑफ कैनल वाटर इन हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप समझ गए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एग्जांपल देकर समझाने से पहले लो ड्यूटी और हाई ड्यूटी आपको समझा देते हैं कि लो ड्यूटी क्या है, हाई ड्यूटी क्या है। तब इस फॉर्मूले को हम एग्जांपल देकर आपको समझाने वाले हैं। लो ड्यूटी का मतलब ये होता है, हाई ड्यूटी पहले सब देख लेते हैं। हाई ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब पानी कम मात्रा से
ठीक है, पानी की मात्रा कम हो और अधिक क्षेत्र को तुलनात्मक अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके, तब प्राप्त होने वाली ड्यूटी हाई ड्यूटी कहलाती है। पानी आया कम, फिर भी हमने उसको अच्छे से ज़्यादा एरिया को सिंचित किया, तो ये क्या कहलाएगा? हाई ड्यूटी कहलाएगा। लो ड्यूटी का मतलब होता है कि जब पानी की मात्रा अधिक आई, तुलनात्मक जब पानी की मात्रा से तुलनात्मक कम क्षेत्र की सिंचाई की जा सके, तब प्राप्त की जाने वाली ड्यूटी लो ड्यूटी कहलाती है। यानी पानी की मात्रा ज़्यादा आई लेकिन उससे हम सिंचाई हमने कम एरिया को किया, तो लो ड्यूटी हो गया। हाई ड्यूटी का मतलब पानी कम आई लेकिन उसकी तुलना में हमने ज़्यादा एरिया को सिंचित किया, तो वो मेरा हाई ड्यूटी कहलाएगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देते हैं इसको। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। डेल्टा प्लस 8.64 B/D मीटर, ठीक है। अब इसको हम समझा लेते हैं। मान लेते हैं कि नदी का बहाव जो है, मान लेते हैं कि नदी का बहाव 1 घन मीटर प्रति सेकंड है तथा इसे किसी क्षेत्र के टुकड़े पर सिंचाई के लिए लगातार बहाया जा रहा है, ठीक है। किसी विशेष फसल के लिए पानी, ये तो आपको जो है पानी किसी बेस पीरियड में लगातार देते हुए एक गहराई तक उस क्षेत्र को हेक्टेयर क्षेत्र में भर देगा। पानी की गहराई फसल तथा डेल्टा होगी तथा हेक्टेयर में मापा गया क्षेत्र नदी की ड्यूटी कहलाएगी। समझ गए होंगे ड्यूटी जो है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर, मान लें कि एक विशेष फसल को बीजने से काटने के लिए 150 बीजने तक काटने के लिए 170 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। और इस फसल के दौरान आपको जो है ये रिक्वायर्ड कितना, इस फसल के दौरान आपको 70 सेंटीमीटर पानी वर्षा हुई। कितना वर्षा? 70 सेंटीमीटर। तो आपको ये कितना बचा? तो क्या किया हमने? 180 में से 70 घटा दिया तो 110 हो गया, 110 बचा आपको, ठीक है, सेंटीमीटर, जो कि एग्जाम्पल में हमने दिया गया होगा, ठीक है। पानी की उस फसल के लिए पानी की ड्यूटी होगी, इस प्रकार वर्षा सही ड्यूटी अधिक होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ मैंने बता दिया था, तब वर्षा के अतिरिक्त यह कम होगी, ठीक है। उदाहरण के अनुसार कितना हो गया ये? 110 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, छोटा सामने आपको समझाने की कोशिश की है कि वर्षा रिक्वायर्ड इतना था, वर्षा इतना हुई 110 सेंटीमीटर, समझ गए ना जी। अब आता है बात, अगली पॉइंट की बात हम करते हैं, ड्यूटी को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी शैल बी एज अंडर, ठीक है। पहला, सबसे पहले क्या है मेरा? पहला मेरा है फसल के बेस पीरियड की लंबाई, दूसरा है वर्षा, तीसरा मेरा है वाष्पीकरण, चौथा है मिट्टी की किस्में, पांचवा है पानी का देना, छठा है फसल की किस्में, सातवां मेरा है फसल काटने के ढंग, आठवां मेरा है पानी की मात्रा, नौवां मेरा है धरती की भूतल, टोपोग्राफी ऑफ लैंड, ठीक है। नौवां मेरा हो गया मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पानी के वितरण की विधि। ये वो चीज है, ये वो हैं जो ड्यूटी को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार के हैं तत्व, जो है निम्न प्रकार ड्यूटी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। अब ड्यूटी को प्रभावित तो को हमने देख लिया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भी के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी देखिएगा, ये सिस्टम ऑफ इरिगेशन करना देख लीजिएगा। अब हम इंप्रूव ड्यूटी को कैसे करेंगे? इतना तो ड्यूटी को प्रभावित कर लिया, अब इंप्रूव करने के कैसे करेंगे, इसका भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इंप्रूव करने के लिए पहला क्या है देखिएगा, यहाँ समझना है आपको। अल्कलाइन, सैलिन तथा रेतीली मिट्टी को फसल बीजने के पहले ठीक कर लेना चाहिए। दूसरा आपका फसल बोने से पहले धरती को ठीक प्रकार से लेवल कर खेतों के योग्य बना लेना चाहिए। तीसरा की बात करते हैं हम, सिंचाई के लिए मिल सकने वाली पानी की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसका सही ढंग तथा किफायती प्रयोग किया जा सके। चौथा की अगर हम बात करते हैं तो नदियों के लाइनिंग द्वारा पक्का करके सही प्रकार के हाइड्रोलिक ढांचे बनाकर पानी की होने वाली हानि को कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा,
फसलों को चक्र में बोना चाहिए, रबी खरीफ ऐसे, ठीक है। छठा मेरा हो गया, सिंचाई के लिए अच्छी किस्म के पानी का प्रयोग करें, गंदा पानी जिसमें कुछ हो, कोई तत्व मिला हुआ, कोई जहरीली चीज़ मिली हुई हो, जिसका काई लगा हुआ पानी हो, ठीक है, जिसे बैक्टीरियाज हो, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सातवां मेरा है, खेती करने वाले किसान को पानी के किफ़ायती प्रयोग की विधि का ज्ञान होना चाहिए। पानी को कैसे कम से कम पानी में हाई ड्यूटी प्राप्त करें, कम से कम पानी में अधिक एरिया को सींचें हम, ये किसान को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये थे इरिगेशन, जिसके महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके सेकंड पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को, जो कैलकुलेशन है वो हम लेकर आएंगे, कैलकुलेट करने की को लेकर आएंगे, कैसे हम उसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं वो लेकर आएंगे, कैलकुलेशन के बारे में बात करना है। पार्ट 2 इसका आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। अभी भी कोविड-19 का जो है अभी गया नहीं है हमारे देश में, अभी भी कोविड-19 है, तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, ठीक है, और अपना ध्यान रखें। और जो कोविड के रूल हैं उनका फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे, ठीक है। और अपने ऑनलाइन अपने क्लासेस को स्टार्ट रखें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।